हेलो फ्रेंड्स। जी हाँ, न्यू जजमेंट की सीरीज में आज चर्चा करेंगे रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 7 अक्टूबर 2020 को आई इस लेटेस्ट जजमेंट की। साथ ही चर्चा करेंगे सतीश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी जस्टिस अनूप चितकारा जी द्वारा दी गई इस जजमेंट की, और डिस्कशन करेंगे एनडीपीएस एक्ट सेक्शन 37 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज की। तो आइए बिना देरी शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। चतुर, रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 7 अक्टूबर 2020 को फाइनली इस जजमेंट के अधीन रिया चक्रवर्ती को बेल मिल गया। वहीं उनके भाई स्वाविक को यहाँ पर बेल नहीं मिला और ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने यहाँ पर ये हेल्ड किया कि भाई जो सेक्शन 19, सेक्शन 24, सेक्शन 27A और कमर्शियल क्वांटिटी है, तो इन 4 एक्सेप्शंस में बेल ऑलमोस्ट लेना बड़ा ही टफ हो जाता है। और रीजंस सतीश वर्सेस स्टेट ऑफ एचपी में जस्टिस अनूप चितकारा जी ने 29 जून 2020 को समअप किया। दिनेश इलियास बिल्ला 6 जुलाई 2020 को जो उनकी एक जजमेंट आई उसमें ऑलमोस्ट उन्होंने यही बात डिस्कस की और कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल को भी यहाँ पर डिस्कस किया। पर उन प्रिंसिपल्स को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर एक बात जो है वो क्लियर करना बहुत आवश्यक है। सेक्शन 37 एनडीपीएस एक्ट उसको क्रिटिसाइज करते हुए ऑनरेबल जस्टिस राजवीर शेरावत जी ने एक बहुत ही सुंदर जजमेंट दी थी। अंकुश कुमार इलियास सोनू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 9/8/2018 की ये जजमेंट है। उन्होंने यहाँ पर निकेश ताराचंद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट पर रिलाई किया, जहां पर कि सेम लैंग्वेज होने के कारण सेक्शन 45 मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। पर अब अंकुश कुमार में तो मैटर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ सेक्शन 37 तो उनके आगे था नहीं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर क्रिटिसाइज करते हुए यह कहा कि भाई ट्विन टेस्ट पास करने को एम्फेसिस दिया जाता है, जैसे कि सतीश और दिनेश में भी ए से जे को अगर हम देखें तो वहां भी ट्विन टेस्ट की ही बात की गई है। गुरुजी, ट्विन टेस्ट यहाँ पर क्या है? तो भाई चतुर, अब ट्विन टेस्ट यहाँ पर ये है कि भाई 2 एग्जाम पास करने पड़ते हैं, जैसे प्री और मेंस। तो यहाँ पर पहला जो टेस्ट है ट्विन टेस्ट में से वो है कि मोर देन प्राइमा फेसी केस बनना चाहिए, और अगर मोर देन प्राइमा फेसी केस नहीं बन रहा तो फिर आपको बेल दे देना है। पर अब यहाँ पर होता ये है कि इससे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो हैं उन्होंने तो डिफेंस को माइंड दे दिया। भाई उन्हें तो पता चल जाएगा कि जब केस अभी नहीं बन रहा ऑन मेरिट तो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना पड़ेगा, और वो तो वैसे भी नहीं बनेगा। इसलिए इसको अंकुश इलियास सोनू में जस्टिस राजवीर शेरावत ने क्रिटिसाइज किया। और दूसरा जो टेस्ट है उसमें आपको ये प्रिडिक्ट करना होगा कि भाई अगर इस व्यक्ति को अभी बेल पर छोड़ दिया जाता है तो ये फ्यूचर में कोई क्राइम नहीं करेगा। भाई यहाँ पर राजवीर शेरावत जी ने क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि भाई आप कैसे विजुलाइज कर सकते हो, आप कोई साधु महात्मा तो हो नहीं कि आप प्रिडिक्ट कर पाओ। और कृष्णा अय्यर साहब भी यहाँ पर यही कहते हैं कि हर साधु का एक पास्ट होता है और हर क्रिमिनल का एक फ्यूचर होता है। रत्नाकर वाल्मीकि बन सकता है, और यही एग्जाम्पल राजवीर शेरावत जी ने 2018 की अपनी जजमेंट में दिया। खैर, इन सब डिस्कशंस और क्रिटिसिज्म को जानने के बावजूद आज भी जो सेक्शन 37 है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन यहाँ पर कमर्शियल क्वांटिटी में ये मेंशन कर दिया गया कि भाई जब आपको बेल देना है तो ट्विन टेस्ट पर ही बेल देना है। गुरुजी, यहाँ पर मुझे एक डाउट है। रिया चक्रवर्ती के जो भाई हैं सौबी, उनको यहाँ पर बेल नहीं मिला, लेकिन वही सुशांत राजपूत के 2 असिस्टेंट्स और रिया चक्रवर्ती को बेल आउट कर दिया गया। तो ये किन प्रावधान के अधीन किया गया? चतुर, अब ध्यान से सुनो। देखो,
यहाँ पर सेक्शन 19, सेक्शन 24 और सेक्शन 27A, जिसको कि हम कमर्शियल डीलिंग कहते हैं, इसी के अधीन ही रिया चक्रवर्ती के भाई जो हैं सौबी, उनको बेल नहीं मिला इसी ग्राउंड पे। लेकिन वही सुशांत राजपूत के जो 2 असिस्टेंट्स हैं और रिया चक्रवर्ती, जैसे कि तुमने मेंशन किया, उनको बेल आउट कर दिया गया। तो भाई उनके लिए ये आर्ग्यूमेंट दिया गया कि वहां पर स्मॉल क्वांटिटी इन्वॉल्व है और उनका कमर्शियल डीलिंग के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। उनको जो है 64A NDPS एक्ट में सुधरने का मौका भी दिया गया, उनको सुधरने का मौका मिलता है, रिहेबिलिटेशन का मौका मिलता है। ठीक है चतुर, अब यहाँ पर बात करेंगे सेक्शन 37 NDPS एक्ट की, और यहाँ पर कमर्शियल क्वांटिटीज जब इन्वॉल्व रहती हैं तो उसके अधीन बेल देते समय जिन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखना है उनकी चर्चा करेंगे, जिनकी चर्चा की सतीश वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश में भी हुई है, और ए से लेकर जे तक ये 10 प्रिंसिपल्स हैं, और इसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज भी हैं, उनकी भी बात करेंगे। चतुर, अब सबसे पहले जो यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल है उससे संबंधित केस लॉ के बारे में जान लेते हैं। ये केस लॉ है कस्टम्स न्यू दिल्ली वर्सेस अहमद अलेवा नौदिरा, 2004 की जजमेंट है, और यहाँ पर ये हेल्ड किया गया कि भाई इंटरिम बेल देते समय सेक्शन 37 की जो ट्विन टेस्ट की लिमिटेशन है वो नहीं आएगी, वो ऑन मेरिट ही आएगी। तो बेल देते समय ट्विन टेस्ट की तो ये 2 कंडीशंस जो हैं वो पास होनी ही चाहिए, और CRPC की बाकी कंडीशंस भी होती हैं, वो भी यहाँ पर लगती हैं। पर इसके अलावा ये जो 2 एडिशनल कंडीशन हैं सेक्शन 37 में, उनका भी ध्यान रखना होगा। नियाजुद्दीन की 2018 की जजमेंट को डिस्कस करते हुए ये हेल्ड किया गया कि भाई पब्लिक प्रोसिक्यूटर पे डिपेंडेंसी बहुत महंगी पड़ सकती है। अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑब्जेक्शन ना करे तो आपको बेल देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर सारा जो कंट्रोल है वो एक तरह से पब्लिक प्रोसिक्यूटर के हाथों में आ गया, और इसको भी क्रिटिसाइज किया गया। निकेश ताराचंद में सेक्शन 45 मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को इसीलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था क्योंकि वो आर्बिट्रेरी है, और आर्टिकल 14 जो भी कुछ आर्बिट्रेरी है, विम्सिकल है, उन सभी चीज़ों को स्ट्रक डाउन करता है। पर फिलहाल सेक्शन 37 ना तो बलदेव सिंह ने चैलेंज किया और ना किसी अन्य ने। चतुर्थ थर्ड जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो मोहम्मद निस्मुद्दीन की जजमेंट में हमारे सामने आता है, जहां पर कि ये हेल्ड किया गया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉर्चुनिटी देने के अलावा ट्विन कंडीशंस जो कोर्ट के लिए रेलिवेंस रखती हैं वह है कि कोर्ट को सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि यहाँ पर रीजनेबल ग्राउंड है कि एक्यूज्ड जो है वो अलेज्ड ऑफेंस का गिल्टी नहीं है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस रतन मलिक में ये हेल्ड किया गया कि भाई एक तो मोर देन प्राइमा फेसी का जो मापदंड है वो होना चाहिए, और दूसरा जो है कि भाई अगर एक्यूज्ड को बेल पर रिहा कर दिया जाता है तो वो उक्त अधिनियम के अधीन फिर से कोई अपराध नहीं करेगा, ऐसी कोई संभावना नहीं है। कस्टम्स न्यू दिल्ली वर्सेस अहमद अलाइवा नौदिरा, इसमें जो है हमारे सामने नेक्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल आता है, जहां पर कि ये हेल्ड किया गया कि ट्विन कंडीशंस 37 की क्युमुलेटिव है, ऑल्टरनेटिव नहीं है। बबुआ वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा में यह हेल्ड किया गया कि भाई अगर प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की स्टेटमेंट को बिलीव किया जाता है तब वो कन्विक्शन में रिजल्टेड नहीं होगा। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस शिव शंकर केसरी की जजमेंट में हमारे सामने नेक्स्ट प्रिंसिपल आता है, जिसमें की हेल्ड किया गया कि सेक्शन 37 एनडीपीएस एक्ट की बेल एप्लीकेशन को कंसीडर करते समय कोर्ट इज नॉट कॉल्ड अपॉन टू रिकॉर्ड अ फाइंडिंग ऑफ नॉट गिल्टी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वर्सेस किशन लाल की जजमेंट में हमारे सामने जो है वो 9th प्रिंसिपल आता है, जिसमें कि ये हेल्ड किया गया कि अगर सेक्शन 37 ऑफ एनडीपीएस एक्ट और सेक्शन 439 सीआरपीसी में अगर इनकंसिस्टेंसी पाई जाती है तो सेक्शन 37 एनडीपीएस एक्ट जो है वो प्रिवेल करेगी।
और फाइनल फंडामेंटल प्रिंसिपल हमारे सामने सुजीत तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में सामने आता है, जिसमें कि ये कहा गया कि बेल जो है वो कड़ी शर्तों के अधीन होनी चाहिए। चतुर, अब बात करते हैं रिया चक्रवर्ती के केस की। रिया चक्रवर्ती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 7/10/2020 की इस जजमेंट में ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि भाई सारे के सारे ऑफेंसेस, चाहे वो स्मॉल क्वांटिटी के हैं, इंटरमीडिएट या कमर्शियल, सारे के सारे नॉन बेलेबल हैं। जबकि ऑनरेबल HP हाई कोर्ट की कंसराज की जजमेंट में ये हेल्ड किया गया कि भाई स्मॉल क्वांटिटी जो है बेलेबल है और पुलिस बेल आउट कर सकती है। स्टीफन मुलेर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र और मिन्नी खदीम वर्सेस स्टेट NCTE दिल्ली में भी यही हेल्ड किया गया था। मगर रिया चक्रवर्ती के केस में जज साहब ने यह कहा कि ये दोनों जजमेंट जो हैं, इसमें पंजाब वर्सेस बलदेव सिंह की जजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की 1999 में जजमेंट आई है, वो तो दिखाया ही नहीं गया, उसमें कंसराज तो डिस्कस ही नहीं हुआ, इसलिए ये जजमेंट जो है वो गलत है। रिया चक्रवर्ती के केस में ऑनरेबल जस्टिस कोतवाल जी ने यह कहा कि स्मॉल क्वांटिटी हो, लार्ज हो, इंटरमीडिएट, सारे के सारे ड्रैकोनियन है, आप किसी को बेल आउट नहीं कर सकते, सारे के सारे नॉन बेलेबल हैं। ये बात अलग है कि सेक्शन 39 का जो ट्विन टेस्ट है वो 3 बिगड़े बच्चों यानी कि अमर, अकबर, एंथनी, जिसको कि हम सेक्शन 19, सेक्शन 24, सेक्शन 27A कहते हैं, कमर्शियल डीलिंग, इलिसिट ट्रांसपोर्ट लाइसेंस की वॉयलेशन, कमर्शियल क्वांटिटी, उसमें ट्विन टेस्ट का रिगर आएगा और बाकी में सेक्शन 439 का सिंपल रिगर आएगा। और एडिशनल कंडीशंस तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। जी गुरुजी, सतीश सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ HP की जजमेंट में हमने इन कंडीशंस को और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया और यही दिनेश कुमार इलियास बिल्ला की जजमेंट में भी सेम टू सेम डिस्कस करके समाप्त किया गया। अंकुश कुमार इलियास सोनू की जजमेंट में हमने ये देखा कि हम साधु महात्मा नहीं बन सकते, किसी की लाइफ को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। साथ ही साथ ये भी जाना कि PP के हाथ में कंट्रोल देना वैलिड नहीं होगा, कि जब तक वो ऑब्जेक्शन ना करे तब तक बेल देना ही पड़ेगा। इस तरह से तो आप डिफेंस को पहले ही हिंट दे देंगे कि मोर देन प्रिमा फेसाई केस नहीं बनता, तो बाद में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कैसे बन जाएगा, यह एक पोल्यूशन ला सकता है। पर फिलहाल सेक्शन 37 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को कहीं चैलेंज नहीं किया गया। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है चतुर भाई। सेक्शन 37 NDPS एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अभी तक कहीं भी किसी के द्वारा चैलेंज नहीं किया गया। अब एक लेटेस्ट जजमेंट की बात कर लेते हैं। विक्रम भाई अमर भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 5/10/2020 को ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष ये क्वेश्चन आया कि भाई SC/ST एक्ट और पॉक्सो एक्ट में यदि बेल के कॉन्सेप्ट को लेकर कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो गुजरात हाई कोर्ट ने यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 2 जजमेंट सरबन सिंह और केतन पारक की जजमेंट पर रिलाई करते हुए कहा कि यहाँ पर भाई ऑब्जेक्ट और पर्पस देखना पड़ेगा। प्री डोमिनेंट पर्पस अगर बच्चे को बचाने का है तो जैसे कि पॉक्सो एक्ट में भी होता है तो वहां पर दलित के बच्चे को भी बचा लिया जाएगा। और दूसरी बात, पॉक्सो लेटेस्ट है वही प्रिवेल करेगा। और कंपैरेटिव एनालिसिस करने के बाद यह भी बोला गया कि कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो 14A(2) SC/ST एक्ट जिसमें कि अपीलेबल होता है तो वो 14A(2) में अपीलेबल नहीं होगा। जो बेल एप्लीकेशन है वो केवल और केवल सेक्शन 439 CRPC में ही मेंटेनेबल होगा। बेल को लेकर पॉक्सो ही प्रिवेल करेगा, चाहे SC/ST एक्ट और पॉक्सो दोनों स्पेशल एक्ट हैं। इसके बावजूद भी पॉक्सो जो है वो लेटेस्ट है और प्रीडोमिनेंट है, तो इसलिए बच्चा कोई भी हो, चाहे दलित या जनरल कैटेगरी का, बिना भेदभाव के दोनों को प्रोटेक्शन है। इसलिए सेक्शन 439 CRPC ही लगेगा पॉक्सो के हिसाब से। जी हाँ, आज हमने NDPS के मैटर में बेल के कॉन्सेप्ट को जाना और साथ ही साथ लेटेस्ट केस लॉज की डिस्कशन करते हुए फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को भी हमने समझा। साथ ही साथ हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि अगर SC/ST एक्ट और पॉक्सो
एक्ट में अगर बेल के कॉन्सेप्ट को लेकर कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति होती है तो वहां पर पॉक्सो सेक्शन 439 सीआरपीसी ही लगेगा। ऐसे ही कुछ न्यू जजमेंट्स के साथ, न्यू टॉपिक्स के साथ, उनके डिस्कशन के साथ मैं चतुर अपने गुरुजी चाणक्य के साथ आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित होऊंगा नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।